हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए ये 14वां सेट का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। इससे पहले जो है 13 सेट का आपका डिस्कशन हो चुका है। जो वीडियो को नहीं देखे हैं जाके रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम चैनल पर दें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि जो होता है उस दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, रिलेशन है। तो क्या बोल रहा है, पर्यायवाची है, जो कि नहीं है। एक बोल रहा है कि एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। क्यों? अब देखिए, जहाँ पे जो है आर्थिक समृद्धि होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई शहर में बहुत ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पे है, आर्थिक समृद्धि है, तो गांव के लोग क्या जाएंगे, कमाने के लिए वहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे व्यवस्था ज़्यादा है, यातायात का साधन ज़्यादा है, तो फिर लोग वहाँ पे शहर में जाएंगे। इस तरह क्या होगा, शहर का जनसंख्या बढ़ता रहेगा। क्यों? वहाँ का जो है आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्ध है वो शहर, ठीक है। तो इसका मतलब आर्थिक समृद्ध जहाँ भी रहेगा और यातायात का साधन रहेगा तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो जो है ज़्यादा होगा ही, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा। इस दोनों का क्या संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि देश में स्टॉक एक्सचेंज कौन नियमित करता है, मतलब नियंत्रित करता है। कौन सा ऐसा बोर्ड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, जैसे क्या है कि ये एक तरह का शेयर है। शेयर आप जानते होंगे कि शेयर में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, अपना शेयर बेचती है। उस शेयर को हम लोग खरीदते हैं। वो खरीदने के साथ क्या होता है कि हम लोग को एक पेपर मिलता है और वो कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। फिर कंपनी उस पैसा का यूज करके अपना अलग अलग ब्रांच खोलती है। तो क्या करते हैं, शेयर जो है खरीद बिक्री का काम जो होता है, ये सही तरीका से हो, कानूनी तरीका से हो, तो सरकार की तरफ से क्या है, एक कंट्रोल बोर्ड है जो कि इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? ये सीबी करता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए इसमें जो है सरकार का एक तरह से क्या है, कंट्रोल है। तो ये जो बोर्ड है यही जो है स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है अजय त्यागी, आप जानते भी होंगे। इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप जैसे इंडिया में देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है कौन कौन है, जैसे कि आप जानते होंगे क्या कि BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे क्या है, शेयर खरीदता है, बेचता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन जो है सबसे पहले सरकारी स्तर पर कौन सा देश जो है अपनाया था। तो परिवार नियोजन को सबसे पहले क्या, भारत ही अपनाया था, ठीक है ना। वो कब अपनाया था? तो 1952 में, ठीक है ना। 1952 में ही क्या है, परिवार नियोजन सबसे पहले भारत ने अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि यंग इंडिया फोरम, ठीक है, यंग इंडियंस फोरम। तो ये क्या है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है जितना भी उद्योग जगत का व्यापार होता है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ आके आप बात कीजिए, क्या क्या आप करते हैं, किस तरह से आप अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक आपका उद्योग गया है, ठीक है। उस तरह करके क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। और ये क्या करता है, फिर बाद में साल के अंत में ये 3 महीने 6 महीने में ये क्या करता है, एक पत्रिका निकालता है जिसमें बताता है क्या, ये कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, ये कंपनी अच्छा वृद्धि कर रही है। तो इस कारण क्या होता है कि लोग जो है इसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये कौन है, देखिए CII, ये जो है इंडिया का है, इंडिया के लिए करता है। CII इसका क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री के लिए सिर्फ है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका CII, सी आंसर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। राजस्व जो उसके पास, केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। देखिए आयकर नहीं होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, देखिए निगम जो है, आपका जो निगम कर होता है ना, वो ज़्यादा। निगम कर क्या बोलते हैं, जिसे व्यापार का कर होता है, जैसे कि जो व्यापारी होता है उसके पास क्या होता है, मोटा रकम होता है। तो वो जो है भारत सरकार को टैक्स के रूप में सबसे ज़्यादा देता है। एक तरह से जितना भारत सरकार के पास राजस्व आता है उसका समझिए 28% जो है किससे आता है, सिर्फ व्यापार से आता है।
तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा स्रोत जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, या आपका निगम कर, इसको हम कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं, जिसको कि व्यापार टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नंबर नहीं दिख रहा, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव होता था उसका जो मनोरंजन का साधन क्या होता था। तो पूरा पाषाण काल में जानते हैं कि मनोरंजन का कुछ साधन होता नहीं था, वो मनोरंजन के तौर पे क्या करता था, शिकार करता था। ठीक है ना, शिकार कर मतलब करता ही था, तो वो मनोरंजन उसको लगता था। इसमें क्या हो जाएगा आपको, शिकार करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। और इसमें शिकार के लिए जो मतलब कि औजार यूज करता था, वो औजार किस चीज़ का बना होता था उस समय, पत्थर का, क्योंकि उस समय जो है आपका धातु का खोज नहीं हो पाया था, तो वो पत्थर का औजार बना होता था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहे हैं वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि, व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है। व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए जौ होता है नहीं, तिल नहीं, गेहूँ नहीं, चावल होता है। जो व्रीहि शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि वैदिक चीज़ में क्या होता है कि इसका देखिए कहीं कहीं पे लिखा होता है वैदिक साहित्य में। ठीक है, तो मतलब संस्कृत में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अक्षत, अक्षत भी बोलते हैं। जब हम लोग टीका वो लगाते हैं चावल का तो क्या बोलते हैं, अक्षत, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंदुल। ठीक है ना, तंदुल भी बोलते हैं। तो ये सब जो है चावल का ही एक तरह से अलग अलग नाम है। तो ब्रीही जो होता है किसके लिए हम लोग बोलते हैं, चावल के लिए। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है कहाँ है। तो भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसका संग्रह किस में मिलता है, सूत पिताका में। ठीक है ना, सूत पिताका। तो इसमें जो है आपको भगवान बुद्ध जितना भी संदेश दिए थे, उपदेश दिए थे, उसमें इनका जो है क्या मिलता है, एक तरह से संग्रह मिलता है। ठीक है, और इसी सूत पिताका में आपको क्या मिलता है कि जातक कथाएं, आप सुनते होंगे, जातक जो कथाएं हैं जो कि नैतिकता के बारे में हम लोग को सिखाता है, कि नैतिक मतलब कि किस तरह से सही, कौन सही है क्या गलत है। तो वो भी आपको जातक कहानियाँ किस में मिलता है, सूत पिताका में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। और भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे, ये जानते ही होंगे, बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। इनका जन्म जो है कब हुआ था, मतलब कि 563 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ईसा पूर्व में कहाँ हुए थे इनका, लुम्बिनी। लुम्बिनी जानते हैं कि लुम्बिनी कहाँ ये गांव है, ये आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो इसका और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, इनका जो बौद्ध धर्म था, उस धर्म में जो है कौन भाषा का यूज होता था, तो भाषा जो है वहाँ पे पाली चलता था। ठीक है ना, पाली। तो ये जो सूत पिताका भी लिखा हुआ है वो पाली में लिखा गया था। ठीक है ना, और बोला जाएगा कि इस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में। तो 8 का हो गया आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण किस राज्य का उल्लेख नहीं किया। मतलब उनका जो शिलालेख होता था, मतलब कि जो भी अशोक का मतलब रहा है, तो अलग अलग शिलालेख पे अलग अलग उनका जो है कार्यों के बारे में लिखा गया है। तो वो बोल रहा है कि अपने समकालीन किन राजाओं राज्य के बारे में मतलब कि उल्लेख नहीं किया है, किन का, देखिए चोल का किया है आपका, फिर पांड्या का किया है, फिर केरल पुत्र का किया है, कुषाण का नहीं किया है। ठीक है ना, कुषाण वंश का जो है मतलब किसी राजा का उस समय जो समकालीन थे उनका जो है नहीं किया गया चरित्र, एक तरह से वर्णन। अब देखिए क्या है, ये जो इनका लिखा जाता है मतलब कि जो आपका शिलालेख है इनका, इनका टोटल कितना शिलालेख है ये भी कभी पूछ सकता है। तो इसमें 14 शिलालेख है। आपका जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में क्या है, अशोक जब जो है कलिंग युद्ध लड़ा था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा जो है मतलब कि लोगों की क्या है मृत्यु हुई थी, 1 लाख लोग जो है मर गए थे, 4 लाख के करीब जो घायल हो गए थे। तो इस सब के बारे में जो है ना ये 13वां शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है ना, 13वां शिलालेख में, और 13वां शिलालेख में। ठीक है ना, और तो इसमें कुछ नहीं है आपका, वही मतलब कि 14 शिलालेख है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि महान महान जो है तमिल साहित्य, ठीक है ना, शिल्पाधिकारम एक जो है रचना है, बोल रहा है कि किनका है, तो ये जो है इलिंगो का है। ये रट लीजिए एकदम, ये क्या है, इलिंगो का, ये जो है तमिल के थे, तमिल के रचनाकार। उसके बाद देखिए क्या है आपका हाँ आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में बोल रहा है क्या, प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा
उपजाए गए गेहूँ जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मतलब गेहूँ के बारे में और जौ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो है इन्हीं फसलों को उपजाने की मतलब की शुरुआत हुआ था। तो इन्हीं फसलों को उपजाने का शुरुआत हुआ था, तो बहुत सही है। उसके बाद बोला है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र जो है हिमाचल और सिंध पहाड़ी है। तो ये जो गलत है, क्योंकि सिंध पहाड़ी आपका कहाँ पड़ता है, आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, और हिमाचल मतलब कि ये जो है इन सब का जो मतलब कि एक तरह से मिलता है कि प्राचीन काल में जो है मतलब कि आपका गेहूँ और जौ जो है उपजाया गया था वो आपको पाकिस्तान में मिलता है। मतलब उस समय की सब तो एक ही था, पाकिस्तान के कुछ एरिया में मिलता है कि वहाँ पे जो है पहले जो है गेहूँ और जौ जो है पहले जो है उगाया गया था। तो ये तो इंडिया का है, तो यहाँ से पता ही नहीं चलेगा आपको कि सिंध है, तो यहाँ पे नहीं। हाँ, इनका कहाँ पे था अगर पूछा जाता है ये, तो ये यहाँ इनका क्या हो जाएगा, सुलेमान की पहाड़ी, जो कि सुलेमान की पहाड़ी आप जो हिंदू कुश का पहाड़ी है उसके आपको दक्षिण में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सुलेमान की पहाड़ी के मतलब आसपास जो है इनका खेती होता था एक तरह से। तो वो भी क्या पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक ही सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 केवल। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली जो है शुरुआत किसने की थी। तो ये जानते हैं कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की जो प्रणाली शुरुआत की थी वो जो है ये खिलजी किया था। खिलजी क्यों किया था ये जान लीजिए, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि खिलजी अपने आप को इसलिए सिकंदर कहलाया था। मतलब कि अपने आप को ये सिकंदर का उपाधि दे दिया था। ठीक है, क्यों दिया था, क्योंकि देखिए ये हर एक चीज़ को चाहता था क्या, कि हर एक आदमी जो है अपना काम सही ढंग से करे। तब कब करेगा, जबकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो सेना को है कि सेना को उस तरह का उसका वेतन दिया जाता था ताकि वो भी खुश रहे और वो मतलब कि जी जान लगा के लड़े। तो इसलिए ये जो है विश्व विजयी बनने का जो है ख्वाब रखा था, इसीलिए अपने आप को ये सिकंदर बोलता था। ठीक है ना, तो ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर आपका बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए सिखों में संबंधित हो जाता ये जो है मिस्ल जो है सिखों के बारे में क्या बोला जाता है। इसमें शब्द आता है मिस्ल सिखों के बारे में, उसमें क्या बोला जाता है, तो मिस्ल जो है आपको योद्धाओं का समूह है। सिखों में क्या है, योद्धाओं का समूह है। ठीक है ना, मिस्ल जो है योद्धाओं का समूह है। तो इसमें याद रखिए कि ये सिखों में जो है मिस्ल जो है योद्धाओं का समूह था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे। तो वेलवी आयोग पहले बना क्यों था ये पहले जान लीजिए। तो देखिए आपका जो है वेलवी आयोग मतलब कि जब बना था इसका क्या था कि जो भी भारत सरकार यहाँ पे खर्चा करते थे, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब आपका इंग्लैंड का शासन एक तरह से इंग्लैंड का। तो भारत सरकार जो भी खर्चा करती थी वो इंग्लैंड सरकार क्या उसका हिसाब मांगती थी। तो उस हिसाब को एक तरह से देख रेख मतलब कि जो भी व्यय हो रहा है भारत सरकार का उसका खर्चा को देख रेख करने का जांच के लिए एक तरह का क्या है एक आयोग लाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलवी आयोग। तो इस आयोग में बोला गया कि इंडिया की तरफ से कौन भाग लिया था। तो इंडिया की तरफ से कौन भाग लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व को विजय प्राप्त करना है। देखिए संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है, ये किसने बोला था, ये जो है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने बोला था, बोले थे कि एक बार जो है आप जागो और फिर से जो है विश्व पे विजय प्राप्त करो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब थे तो उनका जो है आप जानते हैं कि भाषण जो है 1893 ईस्वी में जो शिकागो में हुआ था उनका मतलब कि बहुत ही तारीफ के काबिल जो है उनका भाषण था। ठीक है ना, तो इसीलिए आज भी मतलब कि हम लोग जो है उनको एक तरह से मॉडल मानते हैं। ठीक है ना, आदर्श मानते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे सी हो गया आपका। उसके बाद बोल रहा है क्या, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए भारत में सचिव पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये मतलब कौन सा अधिनियम या सुधार के कारण हुआ था, तो वही बोल रहा था। देखिए भारत में सचिव क्या हुआ था, क्या पहले कि जो भी भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक तरह से काम करती थी और उसी का एक तरह से ब्रिटिश राज के मतलब कि साथ में मतलब एक तरह से क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी और वो रिपोर्ट किसको देती थी, इंग्लैंड को। ठीक है, तो इंग्लैंड सरकार क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए, वो जो है अब यहाँ पे एक तरह से पूरा नियंत्रण नहीं करेगा, समाप्त कर दिया उसके शासन को। और
और इंडिया का पूरा शासन जो है अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वहाँ सम्राट, वो अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि ईस्ट इंडिया को ख़त्म कर दिया और इंडिया का पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथों में ले लिया। कौन ले लिया? इंग्लैंड का जो सम्राट था, ठीक है ना। तो इस ये जो है एक तरह से अधिनियम पास किया गया, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि कौन से अधिनियम में ये पास किया गया। तो ये आपका अधिनियम होता है भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना। और इस अधिनियम के समय जो है यहाँ का गवर्नर कौन था? यहाँ का आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 का जब लड़ाई हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, तो 1858 के समय भी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो है आपका जो है 1857 से इनका 61 या 62 तक चलता है इनका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में INA मतलब क्या? ये INA क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। मतलब क्या है? भारतीय भारतीय जो है भारतीय मतलब कि राष्ट्रीय बना हुआ था, जो आर्मी बना हुआ था आपका इंडियन नेशनल आर्मी। तो वो कहाँ पे था? ये जो है आपका जापान में था, जिसको कि किसने बनाया था? जिसको कि रास बिहारी बोस ने, आप नाम सुनेंगे, रास बिहारी बोस ने इनको क्या किया था? इनका एक तरह से गठन किया था। बाद में फिर जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनका क्या किया? नेतृत्व किया। तो गठन अगर पूछा जाए तो किसने किया है? रास बिहारी बोस ने। अब वो देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संबंधित नहीं है, INA से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? देखिए INA में आपका जो है दयाल सिंह थे, ठीक है। उसके बाद शाहनवाज खान थे, उसके बाद मोहन सिंह थे। तो आपका कौन नहीं था? ये RC दत्त। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? RC दत्त, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया 17 का डी। उसके बाद देखिए 18 में क्या बोल रहा है। 18 में बोल रहा है 18 में बोल रहा है क्या कि इसको कालानुसार सजाएं। मतलब कि जो पहले हुआ उसको पहले सजाएं, उसके बाद में हुआ उसको बाद में सजाएं। देखिए सुगौली की संधि कब हुआ? अब 1816 ईस्वी में, पता होगा। उसके बाद अमृतसर की संधि कब हुआ? तो 1809 ईस्वी में। सबको पहले ईस्वी लिख लेते हैं। उसके बाद मैंगलोर की संधि कब हुआ? तो ये जो है 1700 आपका 84 ईस्वी में। और सालबाई का संधि हुआ था आपका 1782 ईस्वी में। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले आपका 1782 मतलब सालबाई का। तो 4 पहले आएगा। देखिए 4 पहले में कौन है? एक में है। तो इसका मतलब पहला आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है? प्रस्तावना का वह मतलब कि प्रावधान जो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना में जो वो मतलब प्रावधान दिया गया है, अब जैसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं कि हम भारत के लोकतंत्र को स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें क्या है? गणराज्य बनाने, गणराज्य मतलब लोकतंत्र। तो वही प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान जो है एक तरह से नागरिक को मतदान देने का अधिकार देता है? तो कौन सा है? तो ये आपका लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य हम लोग बोलते हैं। लोकतांत्रिक मतलब क्या? कि लोगों के द्वारा, मतलब सब लोग का अधिकार है, ठीक है, लोकतंत्र में, तो लोगों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोकतांत्रिक, ठीक है। उसके बाद 20 में देखिए क्या बोल रहा है। 20 में बोल रहा है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचे का मॉडल देखिए निम्नलिखित में किस देश से लिया गया? तो प्रशासनिक ढांचे का मॉडल कहाँ से लिया गया? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ इंडिया पे किसका शासन था? इंग्लैंड का। तो प्रशासनिक ढांचे का मॉडल किसको लिया जाएगा? क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ बनाया गया था सब इंग्लैंड का था, तो इंग्लैंड से ही लेंगे। तो हम लोग ग्रेट ब्रिटेन, क्या है? इंग्लैंड ही है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो है कब हुआ था? तो बिहार राष्ट्रभाषा पटना का गठन जो हुआ था आपका क्या? 1950 में हुआ था। और किसने किया था? इसने जो है कामिल बुल्क ने किया था। इसके एक तरह से संस्थापक थे कामिल बुल्क, ठीक है। तो बिहार अगर राष्ट्रभाषा परिषद का अगर बोला जाएगा गठन कब किया था? 1950 ईस्वी में, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? मूलभूत, जिसको मौलिक अधिकार हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बोल रहा है क्या? समाज के समाजवादी ढांचे को मतलब कि एक तरह से बढ़ावा देना, ठीक है ना, बढ़ावा देना, जो कि आपका। उसके बाद देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, क्योंकि मौलिक अधिकार का क्या मतलब है? कि हर एक आदमी को अधिकार है
वो जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोलने का अधिकार है, तो ऐसा थोड़े है कि जो अलग अलग कास्ट है तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है। हर एक कास्ट को, हर एक जाति को बोलने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है, उसको एक सुनिश्चित स्वतंत्रता देता है, व्यक्तिगत, मतलब हर एक व्यक्ति को। तो यही तो मौलिक अधिकार है हम लोग का। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में मन तथा आदर्शों की झलक जो है दिखती है। कहाँ दिखती है, मतलब भारतीय संविधान बनाने वाले जो निर्माता थे उनके मन और आदर्शों का झलक जो है किस में दिखता है हम लोग को, तो हम लोग को किस में दिखेगा, संविधान में दिखेगा, संविधान में। तो संविधान यहाँ पे है, देखिए क्या है, यहाँ मूल अधिकारों का, तो मूल अधिकार तो संविधान का ही पार्ट हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जिसको डीएस, इसको ये भी तो एक संविधान का ही पार्ट हुआ, ठीक है। बोल रहा है स्वतंत्र न्याय प्रणाली, तो खाली स्वतंत्र न्याय प्रणाली नहीं, और भी चीज़ संविधान में। देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या बोलते हैं, संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। जितना संविधान में दिया गया है उसका एक तरह से समरी है, संक्षिप्त रूप ही प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रस्तावना में हम लोग क्या क्या दिखता है, संविधान का एक झलक दिखता है, ठीक है। तो संविधान बनाने वाले कार्यकर्ताओं का एक तरह से मन और आदर्शों का झलक दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 में बोल रहा है क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो कोई भी ग्राम पंचायत का, जानते हैं कि 3 तरह का हम लोग का क्या है, मतलब कि एक तरह से शासन व्यवस्था है। एक तो आपका केंद्र सरकार रहेगा, एक तो आपका राज्य सरकार रहेगा, और एक आपका पंचायती राज रहेगा। तो 3 तरह का व्यवस्था होता है। देखिए सबका अपना अलग अलग चुनाव होता है पंचायती राज का। तो वही बोल रहा है कि 3 तरह का व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा उसका सर्वप्रथम निर्णय मतलब किसके द्वारा लिया जाता है, तो उसका सरकार के द्वारा। किसके सरकार, क्योंकि राज्य के अंदर आता है तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें चुनाव आयोग का अधिकार नहीं होता है, सरकार जैसा चाहेगा चुनाव आयोग वैसा ही करना पड़ेगा चुनाव आयोग का। तो इसका मतलब किसका निर्णय होता है, पूरा पूरा सरकार का कंट्रोल होता है एक तरह से। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसलिए चुनाव आयोग पे कभी गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे सरकार होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सरकार होगा, चुनाव आयोग को कभी मत लगाइएगा। अधिकार पूछा है, ठीक है, निर्णय कौन लेता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो ये कहाँ से, राज्यसभा से स्टार्ट होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटना चाहिए तो लोकसभा का भी जब तक समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है राष्ट्र मतलब कि उपराष्ट्रपति नहीं हट सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सहमति होना चाहिए, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में, देखिए क्या बोल रहा है, क्या राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, ये डी, तो डी हो जाएगा, इसमें दोनों आ गया तो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। देखिए यहाँ ये नहीं कि अथी होता है, मतलब कि सहमति चाहिए, बोला है किसके द्वारा पेश किया जाता है, मतलब कि शुरुआत किया जाता है एक तरह से। तो शुरुआत आपका जो हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन अगर बोला जाएगा कि किन किन के द्वारा एकदम होना जरूरी है, मतलब कि एक पारित करना, तो वो दोनों के लिए होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल के करेगा तभी वो जो है एक तरह से पद से हटेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बोल रहा है कि पेश करना होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है, आप ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा कोई भी चीज़ अगर कानून संगत बनता है या नहीं बनता है तो उसका क्या करता है, पुनरीक्षण करता है, ठीक है ना। पुनरीक्षण का काम सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह फंडामेंटल राइट है। जैसे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट किसी तरह कानून बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उसका एक तरह से मतलब कि देखता है कि ये जो कानून है किसी तरह का संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो एकदम क्या है, न्यायिक जो है पुनरीक्षण करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर बोला जाएगा क्या अधिकार क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, न्यायिक ये जो है पुनरीक्षण करता है, पुनरीक्षण का अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या है 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ये जो होता है तथार्थ जो होता है आपका एडहॉक बोलते हैं, एडहॉक ये क्या होता है। जैसे एडहॉक समझिए सिंपल भाषा में क्या होता है। एडहॉक होता है क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमेटी है या कोई किसी तरह का सरकार का एक जो है मतलब कि कोई संस्था है काम कर रहा है, उस संस्था को जो काम करना है उसके अलावे यदि किसी काम के लिए उसको भेज दिया गया, मतलब किसी और काम के लिए उसको मतलब कि एक तरह से नियुक्त कर दिया गया, तो वो उसका क्या करेगा, एडहॉक आयोग बोला जाएगा। मतलब कि एक तरह से एडहॉक किया गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, उसको कोई स्पेशल काम दिया गया।
तो एडॉक का अर्थ यही होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है उसके अलावे किसी अतिरिक्त काम को देना, ठीक है ना, एडॉक कहलाता है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि पहले जैसा ही, मतलब जो काम कर रहा है वही काम नहीं कर रहा है, क्या इसी अवधि में, मतलब जिस अवधि में उसी अवधि में काम करना है, ये भी जरूरी नहीं है। क्या है, इसका उद्देश्य है अतिरिक्त व्यवस्था, मतलब क्या, अतिरिक्त व्यवस्था के तहत अतिरिक्त काम करना। तो इसका आंसर क्या है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए कि 27 हो गया, अब 28 देखते हैं। 28 में बोल रहा है क्या, राज्यपाल जो है, राज्य के राज्यपाल का सेवानिवृत्त जो है, सेवानिवृत्ति की आय जो है कि कब होती है। सबका जानते हैं क्या, रिटायरमेंट होता है, लेकिन राज्यपाल एक ऐसा पद है जहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होता, यहाँ पे सेवानिवृत्त होता ही नहीं। क्यों, ये जो है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक जो है किसी को भी राज्यपाल बना के रख सकता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर मतलब कि एक तरह से निर्भर करता है कि कितना दिन तक वो रखना चाहे। इसमें कोई 65 साल 70 साल कोई इसमें कोई अथी है, उम्र जो है इसमें है ही नहीं, ठीक है। जब तक जो है राष्ट्रपति का मन होगा तब तक रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद बोल रहा है क्या, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए, मतलब कि उस राज्य का जो है विधानसभा हो उसके लिए कितना सदस्य होना चाहिए। तो उसमें जो है आपका 60 सदस्य होना चाहिए। अब मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कितना सदस्य होना चाहिए, तो सबसे अधिक किसी भी विधानसभा में 500 सदस्य होना चाहिए, 500 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो 500 ही रहेगा। लेकिन जो है सबसे कम जो है अगर विधानसभा चलाना है, मतलब कि किसी राज्य में अगर विधानसभा गठित करना है तो आपको 60, मतलब कि एक तरह से 60 जो है कम से कम सदस्य होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वोट देने का हम लोग क्या है, ये वोट जब हम लोग वोट देते हैं तो एक तरह से किस तरह का अधिकार हमको देता है, कानूनी अधिकार देता है, ठीक है ना, कानून का अधिकार। क्योंकि हम लोग जो है एक तरह से शासन व्यवस्था को चुनते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, मौलिक अधिकार से बढ़ के एक तरह से आइए तो क्या होता है, कानूनी अधिकार। अगर कानूनी अधिकार है तो कानूनी अधिकार हम लोग लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार जो है कहाँ कहाँ, मतलब कि किन दो नदियों के मध्य है, मतलब कि उसके विस्तार के बारे में पूछा रहा है। तो यहाँ पे नदियों के टर्म में दिया हुआ है, नदियों के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए पंजाब जो है, पंजाब हिमालय को, तो समझिए सतलज नदी कहाँ बहती है, आप जानते होंगे सतलज नदी कहाँ बहती है, पंजाब में, ठीक है। अब देखिए पंजाब में बहती है, उसके बाद ये भी जानते हैं कि सतलज नदी पंजाब में बहती है, और सिंध नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर नहीं लग रहा है कि दोनों का एक तरह से उसके बीच से पहाड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब क्या, सतलज और सिंध नदी के किनारे, ठीक है। अगर यहीं पे एक, क्योंकि ये पंजाब का बात था, अगर उत्तराखंड का एक आता क्या, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय किसके बीच में हो जाता है, अगर कुमायूं हिमालय की बात होता है तो वो जो है सतलज आपका हो जाता है, और काली नदी की बात हो जाता है। यही काली नदी जो जिसके कारण जो है अभी देखते हैं कि ये बहते बहते कहाँ जाती है, ये हिमाचल में, जिसके कारण जो है हम लोग को क्या है, ये नेपाल की तरफ से बोला जाता है कि ये जो है एरिया जो है मेरा है इसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर डी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब हिमालय का पूछा है तो क्या हो जाएगा, सतलज और सिंध नदी के मध्य में। अब उसके बाद देखिए क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ होता क्या है, जैसे रीफ जो होता है आपका एक, देखते हैं कि समुद्र में एक पौधा होता है जो क्या होता है कि जम 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 के इतना ज़्यादा वो कठोर हो जाता है ना, कि पत्थर से भी ज़्यादा, तो वो जमते जाता है, उसके बाद वो एक वहाँ एक टापू जैसा निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रीफ बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से जो समुद्र का जो है जीव जंतु या पौधा है उससे बना हुआ एक तरह से क्या है, टापू। तो वो बोल रहा है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे है, तो ये जो है पूर्वी तट पे है, ठीक है। यहाँ बोला गया कि किस तट तक फैला हुआ है, नहीं, किस तट अगर फैला हुआ रहेगा तब जो है ये उत्तरी पूर्वी तट लगाएंगे, लेकिन बोल रहा है कि किस तट पे है, तो मुख्यतः जो है ये जो है पूर्वी तट पे है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूर्वी तट पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में फसल की
क्रय बुआई और कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतर होता है। तो कौन ऐसा फसल है जिसमें, देखिए गेहूं में भी आपको ज़्यादा नहीं लगता है, आपको कितना लगता है, बहुत ज़्यादा 3 से 4 महीना लगता है। जौ में भी 3 से 4 महीना लगता है। गन्ना में आपको 1 साल लगता है। अगर इसलिए बोलते हैं कि कोई जो है गन्ना नहीं लगाना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसका जो है 2 फसल जो है बर्बाद हो जाता है। एक तो आपका मतलब कि धान फसल, एक आपका दलहन फसल। तो ये जो 2 फसल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसका जो है अगर एक बार बोता है आदमी तो ये दूसरे साल ही काटता है, ठीक है। तो इसलिए, और इससे क्या होता है कि भूमि भी बंजर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। सर्वाधिक अंतर हो जाता है गन्ना में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। हिमालय द्वारा निकलती है जो नदियाँ, उसका मुख्य विशेषता क्या है। तो हिमालय द्वारा नदियों की क्या बोल रहा है कि यह गाद निक्षेप में समृद्ध होता है, जो कि गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें जल का प्रभाव बारमासी होता है। देखिए ये सही है। क्यों बारमासी होता है, क्योंकि ये जो भी हिमालय से निकलती है नदियाँ, वो क्या होता है कि यहाँ का हिमनद जो होता है, जिसको ग्लेशियर हम लोग बोलते हैं, वो बर्फ़ के पिघलने से, और बर्फ़ हमेशा पिघलते रहता है, बर्फ़ यहाँ पिघलना ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए इन नदियों पे क्या होता है, सालों भर पानी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा में कभी पानी घटते देखे हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हिमालय से निकलेगी नदियाँ, उस नदियाँ में पानी हमेशा रहेगा, सालों भर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र जो है, क्या विशेषताएं कौन सी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र का, पहले आइए। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, खुला एक तंत्र है, बिल्कुल तंत्र खुला है, मतलब कि एक तरह से खुला एरिया है उसका क्षेत्रफल। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, प्राकृतिक है, सही बात है, प्रकृति पे हम लोग क्या एक तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है सर्वप्रथम जो है अर्स्टन हर्स्टन हेकेल ने किया था। देखिए अर्स्टन हेकेल जो है पारिस्थितिकी तंत्र का नहीं, पारिस्थितिकी शब्द का, खाली पारिस्थितिकी रहेगा तो उस शब्द का सबसे पहले यूज किया था हेकेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, ये आपका टांसले ने किया था, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आंसर बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेशनल कह रहा है, नेशनल वुड आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है कहाँ पे है। तो ये जो है नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपका कहाँ पे है, ये राजस्थान में, राजस्थान का आपका जैसलमेर में। इसमें क्या होता है कि ये जब आप वुड से पता चल गया होगा कि इसमें लकड़ी का बात हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अभी भी इसमें जो है हजारों करोड़ों साल पहले का जो वृक्ष है, मतलब पेड़ पौधा, उसका जीवाश्म रखा गया है, ठीक है ना। कि उस समय जो है किस तरह से कौन कौन सा वृक्ष था, अभी कौन वृक्ष जो है एक तरह से विलुप्त हो गया, तब ना पता चलता है हम लोग का कि अभी हम लोग के पास कौन सा नहीं है, उस समय क्या होता था। तो ये जो है कहाँ पे है आपका, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, डी। उसके बाद ये 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार के राज्य में सोने का उत्पाद लगभग एकाधिकार है। मतलब कि एक तरह से उस राज्य पे सबसे अधिक सोना, मतलब कि एक तरह से निकाला जाता है भारत में। तो कौन सा है, तो आप जानते होंगे कर्नाटक में। यहाँ जो है जितना भारत में सोना निकलता है उसका 90% सोना सिर्फ कर्नाटक से निकलता है। इसलिए देखते होंगे कि मतलब कि दक्षिण भारत में सोना जो है सस्ता मिलेगा, आपको उत्तर भारत में सोना महंगा मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, कर्नाटक। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दक्षिण भारत मतलब कि किस तरह से उसका एक तरह से क्या होता है, प्रवाह होता है। तो किस दक्षिण भारत की नदियाँ, जैसे ये दक्षिण है, ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे नदियाँ क्या होता है, यहाँ पे जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब नदियाँ क्या होती है कि जैसे यहाँ से निकलती है तो ये बटने लगती है, इसे बटने लगती है। तो बटने लगती है तो आपको जब इधर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक जो है वृक्ष नुमा है, मतलब एक पेड़ लगेगा। तो इसलिए बोल रहा है क्या, इसका तंत्र किस तरह से होता है, वाह तंत्र, प्रवाह तंत्र। तो ये जो है आपका वृक्ष नुमा होगा। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी, वृक्ष नुमा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाएं। पहले इसका क्या है, दक्षिण लिखना है, उसके बाद उत्तर की ओर। देखिए ये जो है सतमाला पर्वत जो है ये कहाँ है, आपको पता है सतमाला पर्वत कहाँ है, सतमाला पर्वत आपका महाराष्ट्र में पड़ता है।
अब देखिए कैमूर जो है आपका बिहार में पड़ता है, पता है कैमूर जो है सासाराम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना बिहार में। उसे पीर पांजाल आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, और इसका कुछ पार्ट जो है आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। और नागा जो है आपका कहाँ पड़ता है, नागा जो है आपका एक तरह से बोलिए नागालैंड में, ठीक है। तो अब इसको देखिए किस तरह से, अब देखिए सबसे नीचे जो अभी दक्षिण साइड आएंगे तो कौन आएगा, महाराष्ट्र। सबसे नीचे महाराष्ट्र आएगा तो एक नंबर सबसे पहले आएगा, तो एक नंबर देखिए बी और सी दोनों में। देखिए महाराष्ट्र से ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, महाराष्ट्र से ऊपर जब जाएंगे तो महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे तो हम लोग को बिहार मिलेगा, ठीक है। बिहार मिलेगा तो इसका मतलब 2 नंबर पे आएगा, तो देखिए 1 2, तो इसका मतलब आंसर बी हो गया, ठीक है। बिहार के बाद फिर नागालैंड मिलेगा, नागालैंड के सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर मिलता है सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, तो 3 सबसे लास्ट में होगा, तो आंसर क्या हो गया इसका बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में बोल रहा है कि हिमाचल की जैसे हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, बोल रहा है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो मतलब हिमालय की जो रचना हुई है वो समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, तो इसकी बोल रही है कि प्राचीनतम कौन होगा। तो आप जानते हैं कि हिमालय का जो है 3 मतलब भाग है, 3 भाग में हम बटा हुआ है हिमालय। एक तो आप देखते हैं वृहद हिमालय बोलते हैं, एक आपका मध्य हिमालय बोलते हैं, और एक आपका जो है सबसे नीचे हिमालय बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो वृहद हिमालय है उसको तो आपको पता है कि वृहद हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वृहद हिमालय ये हिमाद्री बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्या, देखिए समांतर श्रेणी में जिसमें यह प्राचीनतम श्रेणी है, तो सबसे पुराना क्या है वृहद हिमालय, उसके बाद उससे मतलब कि नया क्या है ये मध्य हिमालय, उससे नया आपका क्या है ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो आपका यहाँ पूछ रहा है कि कौन सबसे प्राचीनतम होगा, तो सबसे प्राचीनतम आपको यहाँ करने वाला कौन होगा, तो वृहद हिमालय जो कि सबसे आपको उत्तर में पड़ता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। और वृहद हिमालय जो आपको सबसे उत्तर, ये इसी हिमालय के श्रेणी में क्या आता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आता है जो कि आपका कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और इसी में आपका कंचनजंगा पड़ता है जो कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, जो कि बिहार मतलब कि भारत में है। और इस श्रेणी का एक चीज़ और भी जान लीजिए कि इसका जो है एवरेज मतलब कि औसत जो है इसका ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास होता है। मतलब कि एक तरह से कोई भी आपको पहाड़ी 6000 के नीचे नहीं दिखेगा, सब 6000 मीटर से ऊपर ही दिखेगा, मतलब ठीक है। तो औसत ऊंचाई इतना मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, वृहद हिमालय, ठीक है। अब वृहद हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बोला है कि मीठे पानी का कल्पसर जो है परियोजना कहाँ स्थित है। मीठे पानी का जो कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये योजना आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे, ये जो है आपका ये जो है कौन सा वहाँ पे एक खाड़ी है गुजरात में, उसी खाड़ी के पहाड़ी पे मतलब एक तरह से क्या है बना गया है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कुछ है गुजरात में ही है, वहीं पे आपको एक पहाड़ी है उसको सही याद नहीं आ रहा है, उस पहाड़ी के मतलब कि एक तरह से पास में ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी गुजरात। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, हाँ 1 मिनट, हाँ अब देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में क्या है सुमिलित कीजिए मतलब कि मिलाएं। बोला कि तिलैया जो है बांध कहाँ पे है, तो तिलैया बांध जानते हैं कि झारखंड में है। वो किस नदी पे है, तो ये जो है दामोदर का आपका एक सहायक नदी है जिसको क्या बोलते हैं, बराकर नदी, ठीक है ना। तो आपका ए का क्या हो जाएगा 3, तो ए का 3 एक ही में है आंसर। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं पंचेत हिल आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। और 21 कौन से नदी पे है, तो ये दामोदर नदी पे है, ठीक है ना। दामोदर नदी जानते हैं कि झारखंड में बहती है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर आप जानते हैं कहाँ है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कौन सी नदी है, चंबल नदी। और उसके बाद बोल रहा है क्या, माता टीला डैम जो है वो मतलब एक तरह से बांध वो कहाँ पे है, बेतुआ में। बेतुआ कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या पता चल गया कि ये इसका आंसर होगा, कौन नदी पे कौन सा बांध है ये पता कर मतलब कि एक तरह से मतलब पता रखिए, ठीक है। तो यहाँ आपका 42 का आंसर क्या हो गया आपका ए। उसके बाद 43 में क्या बोला है, भारत में एकोलॉजिक जो है जोन, एकोलॉजिक जोन जो होता है वो क्या होता है, पहले भारत में एकोलॉजिक जोन क्या होता है,
देखिए भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन क्या होता है, तो इसमें ये क्या होता है आपका जोन, एग्रो इकोलॉजिक जोन। तो ये जो होता है आपका कि अलग अलग जोन में किस किस तरह का फसल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर भारत में किस तरह का फसल होगा, दक्षिण भारत में किस तरह का फसल होगा। ये सब फसल का एक तरह से क्या होता है कि पता चलता है कि कौन कौन सा जोन में कौन कौन सा फसल होगा, उसी को बोलते हैं एग्रो। एग्रो मतलब क्या, कृषि, और इकोलॉजी मतलब क्या, एक तरह से उसका क्षेत्र, ठीक है ना। तो कौन कौन सा एक मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार कौन कौन सा वहाँ पे खेती हो सकता है। तो कितना जोन में पूरा भारत को बांटा गया है, तो पूरा भारत को आपका 20 जोन में बांटा गया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 43 का 20 जोन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है समानांतर फसल है। समानांतर फसल मतलब क्या, वो फसल जो है एक साथ जो है एक क्या होती है, मतलब कि एक साथ बोई जाती है। तो देखिए धान और आलू जो कि गलत है, समानांतर नहीं है। गेहूँ और सरसों, तो ये आपका समानांतर फसल है, क्योंकि जानते हैं ये दोनों क्या है, रबी फसल है, ठीक है। गेहूँ भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, क्योंकि दलहन फसल जो है रबी फसल कहलाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बी हो गया। उसके बाद आपका हाँ 45 का, 45 में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा जो है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि इसमें भी मिलाना है। तो इसमें बोल रहा है क्या, कौन सा सही नहीं है। देखिए अम्बाला, अम्बाला उर्वरक के लिए है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है अम्बाला, आपका पंजाब में। उसके बाद देखिए नेपानगर जो है, नेपानगर कागज़ के लिए आपका, नेपानगर भी कागज़ के लिए है। ये नेपानगर पड़ता है कहाँ है आपका, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंदरी जो है तांबा के लिए, जो कि गलत है। सिंदरी किसके लिए है, उर्वरक के लिए, ठीक है ना, उर्वरक के लिए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए नरोरा, नरोरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या है, आणविक शक्ति, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से क्या निकाला जाता है, मतलब कि बिजली पैदा किया जाता है अणु से, मतलब परमाणु अणु से जिसको बोलते हैं। तो नरोरा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका आंसर सी, क्योंकि सी जो है सिंदरी में तांबा नहीं उर्वरक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो वायु के मतलब कि वायु जब क्षैतिज गति, क्षैतिज गति मतलब क्या है, जब इस तरह से चलती है, इस तरह से जब चलती है तो उसके बोलते हैं कि उससे जो ऊष्मा निकलती है, मतलब कि एक तरह से ऊष्मा अंतरण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एडोसिव बोलते हैं। तो एडोसिव क्या होता है, या अभिवहन, अभिवहन, इसको एडोसिव को क्या बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिवहन। मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। एक तो देखिए हवा, एक तो क्या है, एक तो आपका क्षैतिज चलती है, एक जो है ऊर्ध्वाधर चलती है। तो इसमें जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो भी मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है, धरती है, वो धरती के पास से भी गुजरती है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, जिसके कारण ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि एक वास्तविक गैस, एक वास्तविक गैस जिसमें से क्या आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, मतलब कि उसमें किस तरह का परिस्थिति दें तो वो आदर्श गैस के रूप में क्रिया करे। तो आदर्श गैस के रूप में किस लिए कब क्रिया करेगा वो, जब उसका दाब निम्न हो और ताप उच्च हो। ये हमेशा याद रख लीजिए, मतलब कि टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तभी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों में मिश्रित होती है। तो इस जानते हैं 7 प्रकाश, जब प्रिज्म से पास करते हैं हम लोग श्वेत रंग को, तो वो जो 7 रंगों में बढ़ने लगता है ना। तो उसी को हम लोग मतलब एक तरह से पट पे उसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस श्वेत रंग जो है 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। तो इसका आंसर डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वह लेंस जो किरण को एकत्रित करता है। तो जानते हैं किरण को एकत्रित कौन करता है, तो ये जो है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जैसे ये जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस गया, उसके बाद ये जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे काटेगा, ठीक है ना। तो हमेशा देख रहे हैं कहाँ पे वो एकत्रित कर रहा है, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहीं पे अगर क्या हम लोग अवतल लेंस लेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से जैसे जाएगा वो क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक जगह एकत्रित नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को जब कागज़ जलाना होता है तब हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम लोग जो है उत्तल लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस तो नहीं दिया हुआ है, अभिसारी और अपसारी दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अभिसारी। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 50 में कि परावर्तन का नियम क्या करता है। परावर्तन पहले होता क्या है, मान लीजिए कि एक दर्पण है या कोई पदार्थ है। अब यहाँ पे एक किरण आया,
ठीक है ना। तो वो किरण फिर अपने माध्यम में ही लौट जाता है, इसी को परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ से एक लंबवत डालते हैं तो दोनों तरफ से देते हैं क्या हम, कितना मतलब उसमें कोण बनाया। तो अगर इसमें थीटा कोण बनाया तो इसमें भी थीटा कोण बनाएगा। तो परावर्तन कोण में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। यही बोलता है परावर्तन का नियम, यही बोलता है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर किस में है, तो सी में है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव मतलब किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में उसमें नहीं आया, डायरेक्ट क्या हुआ, गैस बन गया। तो इसका मतलब अगर ठोस से डायरेक्ट अगर गैस बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। जैसे कि इसका अगर अगर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो उसको कभी पिघलते हुए नहीं देखिएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ठोस ही रहेगा, लेकिन हमेशा वो उड़ते रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, कपूर है। उसके बाद भी एक चीज़ और होता है कि अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl। तो ये क्या होता है कि इसको जैसे आप रखिएगा तो ये धीरे धीरे उड़ते जाएगा। इसका एक गोली आता है अमोनियम क्लोराइड का, उसको जब गोली को आप मतलब कि रख दीजिएगा हवा में तो हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा में क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा गोली यहाँ पे था। तो ये क्या हो जाता है कि डायरेक्ट जो है ठोस से मतलब गैस बन जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 में क्वेश्चन रखा है मतलब कि कोलाइड पहले होता क्या है, पहले कोलाइड विलेन। तो कोलाइड विलेन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पानी यहाँ पे बोतल है, इसमें कुछ जो है द्रव है। इस द्रव में अगर छोटा छोटा कण जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब कि इसमें अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें छोटा छोटा कण है। तो वो कण क्या करता है कि अगर प्रकाश को मतलब कि सीधा रेखा में न जाके उसको क्या, प्रकाश को अगर एक तरह से क्या कर दे, उसको मतलब कि दूसरे दिशा में मोड़ दे, तो इसका मतलब उसमें क्या है, कोलाइड है, मतलब छोटा छोटा कण है। तो ये कोलाइड जो है, जो भी मतलब कि होता है मिश्रण, उससे ये पता चलता है कि जब उससे हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश जो सीधी रेखा में न गुजर के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि उसमें जो है कोलाइड है। तब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि यह जो है कोलाइड, बोल रहा है कि कोलाइड क्या है, यह जो है समागी जो है, मतलब कि एक तरह से समान रूप से सब जगह फैला हुआ है। तो समान रूप से नहीं फैला रहता है, कहीं पे ज़्यादा मिलेगा आपको, कहीं पे कम मिलेगा। तो मतलब कि इसमें समानुपातित नहीं रहा, तो मतलब एक समान तो नहीं रहा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद भी देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये विलियन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव होता क्या है, जैसे कि आप देखते हैं क्या कि जैसे कि अब घर से निकलते हैं कभी, तो आप क्या होता है कि जैसे बाहर कुहासा लगा होता है, तो आप देखते हैं कि जब सूर्य का किरण आता है तो कुहासा में आप एक रेशा टाइप का देखिएगा। तो वो रेशा कब कैसे बनता है, तो ये चीज़ जो है, यही कोलाइड जो होता है उसमें भी होता है। उसमें कोलाइड में क्या होता है कि धूल कण जो है उसमें, क्योंकि हम लोग जब ठंडा के दिन में निकलते हैं तो उसमें धूल कण में क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी का भाप जो होता है वो जो है रहता है वातावरण में, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश जो है सीधे से गुजरना के थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो वो हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो इसका क्या देख रहे हैं कि इसका दो भी मतलब कि सही है। वह कोलाइड कण जो है प्रकाश की किरण को फैला देती है। देखिए अभी तो उस चर्चा कर रहे थे तो ये भी सही है। उसके बाद बोला दूध और पानी का मिश्रण जो है कोलाइड का मतलब उदाहरण है। तो यही दूध जो है आपका कोलाइड जो है सॉल्यूशन का मतलब कि मिश्रण का एक उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा कि आपका 1 नहीं होगा, बाकी बात सब होगा। तो यहाँ देखिए 1 किस में नहीं है, इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो 52 का बी। उसके बाद देखिए 53 का क्या बोल रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा तक होती है, एक तरह से। तो कौन सा आवर्ती सीमा, हम लोग जानते हैं कि 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट, ये 20 किलो हर्ट बोलिए, ये 20,000 वर्ट बोलिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से ध्वनि सुन सकते हैं। इससे नीचे ना सुन पाएंगे, इससे ऊपर भी नहीं सुन पाएंगे। तो हम यहाँ से आंसर क्या है आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक पहिया की गाड़ी किसका उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी देखते होंगे जिसमें कि एक ही पहिया रहता है। जैसे बताते हैं आपको कि रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे कि जब आपका सामान ढोता है तो उसमें एक ही पहिया आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक ही पहिया करने का मतलब ये क्या है, एक तरफ ही पहिया मिलेगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं मिलेगा। तो एक ही पहिया गाड़ी का बोल रहा है किसका उदाहरण है, तो एक ही पहिया गाड़ी जानते हैं क्या किसका उदाहरण है, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है ना। कैसे, देखिए एक पढ़े होंगे कि आलम, ठीक है ना, एक होता है बोझ,
एक होता है आयास। देखिए, जब बोझ आपका बीच में रहे तो द्वितीय श्रेणी का, जब आलम्ब बीच में रहे तो पहली श्रेणी का, जब आयास बीच में रहे तो तीसरी श्रेणी का। तो देखिए, सामान जब उठाता है तो वो क्या करता है, बीच में रखता है बोझ को, ठीक है ना। आलम्ब और आयास के बीच में क्या करता है, बोझ को रखता है। तो इसका मतलब इसका श्रेणी क्या हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे कि हम लोग नींबू जो है निचोड़ने के लिए एक लाते हैं हाथ से, तो उसमें क्या होता है कि नींबू को रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, निचोड़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बोझ जो है, बोझ कहाँ रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं। जब भी बोझ बीच में रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो दूसरी श्रेणी का होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, दूसरी श्रेणी का। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक जूल जो है किसके बराबर होता है। तो पहले जूल किसका इकाई है, तो जानते हैं ऊर्जा का, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे जूल किसका इकाई है, तो ऊर्जा का। अब जानते हैं ऊर्जा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए काम कर रहे हैं, अब जानते हैं क्या, वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, कार्य को हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब कि फोर्स और दूरी। तो फोर्स और दूरी को, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, दूरी का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, देखिए न्यूटन मीटर कहीं पे है, क्योंकि न्यूटन मीटर जो कार्य करते हैं उसका भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर है किसी का यूनिट, तो न्यूटन मीटर एक में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है ना। बाकी बात तो देखिए, न्यूटन बाय मीटर नहीं होगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, न्यूटन मीटर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि किसी, मतलब कि तीर के एक सिरे को धनुष को मतलब एक तरह से क्या करता है, तनिक डोर पर खींचकर मतलब एक तरह से रखा जाता है, तो उसमें ऊर्जा जो संचित होती है तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, जानते हैं क्या। देख, किसी को जब हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से खींचते हैं, तो इस समय क्या है, इसके पास एक तरह से ऊर्जा भरा पड़ा है। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये जो है इसी ऊर्जा करण पे कुछ दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, इसका आंसर बी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि गुलेल से हम लोग जो है क्या करते हैं, गुलेल को तीर के हम लोग मारते हैं, तो वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि एक ईंटा लेके आपको जो है एक टेबल पे रख दीजिए, तो ईंटा को ज़मीन से उठा के टेबल पे रखने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ा, तो इसका मतलब आपका ऊर्जा लगा। तो वो ऊर्जा वहाँ जाके किस में मतलब कि समाहित हो गया, ईंटा में। अब वहाँ से ईंटा जब गिरेगा तो किसी न किसी को क्षति पहुँचाएगा, तो वो क्षति किस लिए पहुँचाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी था, ऊर्जा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा उसमें समाहित हो जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सबसे मतलब कि किसने किया था, तो ये आपका क्या हो जाता है, हेनरी। तो हेनरी कहाँ पे है, ठीक, ये आपका हर्ट्ज, ठीक है ना, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। तो उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में बोल रहा है खनिज में ऑक्सीजन नहीं है, कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, तो देखिए हेमेटाइट में क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन होता है, क्या क्या होता है, Fe2O3, ठीक है ना, हेमेटाइट। अब देखिए बॉक्साइट में भी आपका ऑक्सीजन होता है, बॉक्साइट का क्या होता है, Al2O3। उसके बाद देखिए क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्रायोलाइट में क्या होता है कि Na3Al F6। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे ऑक्सीजन मिला आपको, नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी। अब देखिए चौथा भी देख लेते हैं, चौथा क्या है, कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो यहाँ पे देखिए आपको मिला मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी आपको ऑक्सीजन है। तो किस में नहीं है ऑक्सीजन, तो एक ही में है, क्रायोलाइट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि अधातु निम्नलिखित में से किस गुणधर्म समानता पाया जाता है, अधातु में किस तरह का गुणधर्म पाया जाता है। जैसे क्या होता है, भंगुरता। तो भंगुरता जानते हैं क्या, अधातु में एक तरह से गुण है। बाकी बात जो है चालकता, तान्यता और जो है अर्ध मतलब कि उसमें आपका आघात वर्धता, ये सब जितना भी होता है सब कितना होता है, ये जो है धातु में होता है। तो भंगुरता की क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है, अगर उसको थोड़ा सा भी ऊपर से गिराए तो वो क्या है, चूर चूर हो जाएगा। जैसे कि शीशा, जैसे शीशा है ना जो हम लोग देखते हैं, तो उसको जैसे ऊपर से गिराइए चूर चूर हो जाएगा। लेकिन किसी धातु को अगर ऊपर से गिराते हैं तो वो कभी चूर चूर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, धातु और धातु में अंतर है, इसका मतलब धातु का गुण यहाँ क्या हो जाएगा, ए, भंगुरता। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में मतलब किसका उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक मतलब अग्नि बुझाने के रूप में,
ठीक है ना। तो इसमें देखिए सोडा वाटर का हम लोग नहीं करते हैं, धोवन सोडा को नहीं करते हैं। उसके बाद विरंजक चूर्ण का हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं हम लोग क्या, कलर हटाने के लिए, रंग हटाने के लिए। उधर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों, अब देखिए बेकिंग सोडा हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है आपका क्षारीय होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है। जब ये पेट में जाता है तो हम लोग के पेट में क्या होता है कि अम्ल होता है। जब अम्ल बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो ये क्षार क्या करता है, अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो मतलब हम लोग के शरीर में जितना भी अम्ल ज़्यादा होता है तो उसको हटाने का काम कौन करता है, बेकिंग सोडा। इसलिए बेकिंग सोडा को खाना में खाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा बोल रहा है कि जब बेकिंग सोडा को खाना हम खा रहे हैं तो ये जो एसिड होता है वो क्या करता है, आपको एक तरह से गर्मी ही मतलब पैदा करता है। एसिड का काम क्या है, जलाना। तो ये भी क्या करता है कि अगर अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे ग्लूकोज में देखिए बोल रहा है किसका प्रकार है, तो यहाँ कौन सा शर्करा का कितना अणु है, तो 6 अणु। शर्करा का कितना अणु है, 6 अणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब हेक्सो शर्करा, हेक्सो मतलब 6, मतलब कि शर्करा का 6 अणु, ठीक है ना। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोला है कि सीसा पेंसिल जो होता है, जो पेंसिल हम लोग लिखते हैं सीसा पेंसिल, तो वो बोल रहा है कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, सीसा का प्रतिशत 0 होता है, क्योंकि सीसा पेंसिल बना है होता है किसका, ग्रेफाइट का। उसमें जो सीसा पेंसिल में जो हम लोग लिखते हैं वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीसा का कुछ परसेंटेज होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 0। तो यहाँ पे आंसर ए। उसके बाद देखिए 63 में क्या बोल रहा है कि मानव स्थित मानव अस्थि का सबसे प्रमुख जो है घटक कौन सा है। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक मतलब कि हड्डी में सबसे प्रमुख घटक है, मतलब किसका बना होता है। तो हड्डी जानते हैं कैल्शियम का बना होता है, इसलिए बोलते हैं कि कैल्शियम खाया करो, हड्डी जो है मजबूत होगा। धूप में जाया करो, धूप से भी हड्डी मजबूत होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि घटक जो है मतलब किसका बना होता है, तो किसका बना होता है वो कैल्शियम का, ठीक है। और कैल्शियम हमको कहाँ से मिलता है, जैसे कि अमरूद है, अमरूद से कैल्शियम मिलता है, दूध से कैल्शियम मिलता है ना। तो जितना कड़ा चीज़ होगा उससे कैल्शियम मिलेगा। वैसे वो बोल रहा है कि वयस्क जो है, एक वयस्क पुरुष में आरसीबी का संख्या कितना होगा। आरसीबी क्या होता है, जैसे कि हम लोग का खून होता है जिसको रुधिर बोलते हैं, ब्लड। खून में क्या होता है, खून में 3 तरह का चीज़ से मिलकर खून बनता है। एक तो आरसीबी आपका बना होता है, एक आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी आपको शरीर में ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम शरीर में करता है, मतलब हर एक जगह पे। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि ये शरीर में रोग को देखता है, मतलब कि किसी तरह का रोगाणु अगर आया तो उसके लड़ने का क्षमता बढ़ाएगा, तो वो डब्ल्यूबीसी करेगा। प्लेटलेट क्या काम करेगा, प्लेटलेट काम करेगा कि अगर आपका मतलब कि शरीर में कहीं अगर ब्लड बह गया तो उसको एक जमाने का काम करेगा, मतलब कि बहने नहीं देगा, वो जम जाएगा। इसलिए देखते हैं कहीं पे छिल जाता है तो वो ब्लड तुरंत वहाँ पे खून जम जाता है, बहता नहीं। तो प्लेटलेट का तो सबका अपना अलग अलग काम है। तो वही बोल रहा है यहाँ क्या कि जो पुरुष में है उसमें आरबीसी जो है कितना संख्या में होता है, तो उसमें जो है पुरुष में सबसे ज़्यादा होता है, स्त्री से भी। तो आरबीसी पुरुष में कितना पड़ेगा आपका 5.4 मिलियन, ठीक है। अगर यही स्त्री में पूछेगा तो ये जो आपका 4.5 मिलियन होगा वो किस में आता है, फीमेल में, ठीक है ना, स्त्री में। तो इसमें पुरुष में पूछ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5.4 मिलियन। इसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्त्री में। तो 64 का आपका डी हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 64 हो गया। 65 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित करता है। तो वृद्धि हार्मोन हम लोग जानते हैं कि हम लोग के माथा के पीछे अगर कोई बोल देता है कि इधर मत जो है मारना, क्योंकि इधर जो है एक ग्रंथि, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे मतलब छोटा दिमाग होता है ना। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो ग्रंथि के कारण क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ दिन मतलब एक तरह से एक एज तक हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद जो हम लोग का ग्रोथ बंद हो जाता है, मतलब बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वृद्धि हार्मोन जो होता है ना वो स्रावित बंद हो जाता है, मतलब स्रावित नहीं होने लगता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा ग्रंथि होता है, किससे स्रावित होता है, तो वो जो है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग
इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पे होता है ये हम लोग के मस्तिष्क में होता है। ये सबसे छोटा ग्लैंड है, लेकिन ये क्या होता है, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि सभी जितना भी स्रावित ग्रंथि होता है सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है एक तरह से। तो ये जो क्या है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये जो है पीयूष ग्रंथि से आपका होता है। ठीक है, तो आंसर बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्यों, इसका मतलब क्या कारण है। तो जानते हैं कि कॉकरोच जो होता है क्या होता है, इसके शरीर पे ही छिद्र होता है और वही छिद्र से कॉकरोच क्या होता है, श्वास लेता है। ठीक है, अगर ये कॉकरोच को अगर जल में डाल देते हैं तो जल में पूरा छिद्र में क्या हो, पानी भर जाएगा और वो क्या मर जाएगा। तो इसीलिए कॉकरोच जो होता है वो सांस कहाँ से लेता है, उस शरीर पे जितना उसका छिद्र होता है उस श्वास नली एक तरह से उसी श्वास लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वातक, मतलब वातक होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास जो है वातक होता है। ठीक है ना, उस अंग में क्या होता है, सांस लेने का अंग क्या होता है उसका, वातक। अब उसका देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम जो है अभिक्रियाशील कौन सा मतलब एक तरह से तत्व है। तो जानते हैं कि अभिक्रियाशील पढ़े होंगे क्या, केदारनाथ का माली पढ़े ना, केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है। तो उसमें केदार मतलब ये जो पोटेशियम है ये किसका मतलब क्या है कि ये आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद क्या होता है आपका सोडियम, ये आपका Na मतलब कि सोडियम होता है। ठीक है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, इसी तरह आपका नीचे नीचे आएगा। तो सबसे ऊपर में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन तत्व होगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम देखो दो को मारा है, एक तो आपका सी एक डी में। अब उसके बाद देखिए सोना और हाइड्रोजन। सोना और हाइड्रोजन में जानते हो कि सोना को किसी तरह आप कहीं पे भी रख दीजिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए हम लोग कभी भी देखते हैं कि कितना भी दिन अगर सोना हो जाए उसमें किसी तरह का जंग नहीं लगता है, ना किसी तरह का कुछ होता है। सोना का अगर औजार मतलब कि हम लोग गहना देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सोना का सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का तो हो भी जाता है लेकिन सोना का कम होगा, सबसे कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका। उसके बाद देखिए 68 में क्या बोल रहा है कि तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का किस घटक का कारण है, मतलब किस तरह से हम लोग को तारा का टिमटिमाना जो है दिखते हैं, कि प्रकाश के कौन से कारण। तो प्रकाश का जो है अपवर्तन के कारण। जानते हैं अपवर्तन क्या होता है कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब जाता है तो क्या होता है, प्रकाश जो है मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो प्रकाश जब मुड़ता है तो क्या होता है कि हम लोग को दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। जैसे पानी भरा हुआ बाल्टी है, उसमें अगर एक सिक्का है तो सिक्का हम लोग को ऊपर उठता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को हकीकत में नहीं दिख पाता है। वही चीज़ होता है क्या, तारा के साथ भी। जब हम लोग यहाँ से तारा देखते हैं तो जो प्रकाश आ रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारा चीज़ है, माध्यम अलग हो जा रहा है, तो क्या हो जाता है जो प्रकाश हम लोग के पास पहुँचना चाहिए वो किसी और के पास पहुँच जाता है। तो इस तरह हमेशा चेंज होते रहता है, तो हम लोग को क्या टिमटिमाहट पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिएगा 69 में क्या बोल रहा है, 69 में बोल रहा है क्या, एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर जिसको वोल्टेज बोलते हैं, विभवांतर प्रत्येक को अगर दुगना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई, मतलब विभवांतर इंटू धारा। अब देखिए बोल रहा है दोनों को दुगना कर देते, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 2V और यहाँ क्या लिखेंगे 2I। तो ये दोनों को जब गुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4VI। तो देखिए 4VI इसका मतलब कि 4 गुना बढ़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना बी, है ना। तो इसका आंसर हो जाए 4 गुना। उसके ऊपर बोल रहा है कि मार्मिकोलॉजी क्या है, मार्मिकोलॉजी एक पार्ट है किसका, मार्मिकोलॉजी आपको एंटोमोलॉजी का एक पार्ट है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीड़ों का अध्ययन। तो मार्मिकोलॉजी की मतलब एक तरह से एंटीमोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो मार्मिकोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो चींटियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चींटियों का। ठीक है, कीड़ों का ना, कीड़ों का अध्ययन किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि का था। देखिए पंचवर्षीय योजना जब चला था तो उसमें हर एक पंचवर्षीय योजना में एक जो है लक्ष्य उसमें रखा जाता था, उस लक्ष्य को प्राप्त कितना कर पाया, उसके बाद जो है अगला पंचवर्षीय योजना में फिर लक्ष्य रखा जाता था। ठीक है, तो उसमें बोला जाएगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन हुआ और रोजगार में वृद्धि हुआ। तो इस जो है छठा पंचवर्षीय योजना में इसमें जो रखा गया था क्या कि आपका जो है गरीबी उन्मूलन हो और रोजगार में वृद्धि हो। तो ये पंचवर्षीय योजना कब चला था, तो ये आपका 1978 से लेके ये 83 तक चला था, मतलब 78 से लेके 83 तक चला था। लेकिन इससे पहले जो योजना था जैसे कि 5वां पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना में क्या था आपका कि गरीबी उन्मूलन हो लेकिन बेरोजगार की जगह पे क्या था, आत्मनिर्भरता।
मतलब कि इतना, मतलब कि एक तरह से काम कर लीजिए जो कि आत्मनिर्भर रहे। मतलब कि या तो खेतों में काम कर लीजिए या इतना मतलब कि सामान उपजा लीजिए जो कि आत्मनिर्भर रहे, मतलब कि दूसरे पे आपको मतलब निर्भर रहने का ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें पाँचवा में ये था कि रोजगार की जगह पे आत्मनिर्भरता था, लेकिन अगले जैसी पंचवर्षीय योजना छठी आई तो रोज मतलब वहाँ आत्मनिर्भरता के जगह पे क्या रखा गया, रोजगार रखा गया। गरीबी उन्मूलन दोनों में था, पाँचवा और छठा दोनों में, लेकिन उसमें आत्मनिर्भरता की जगह पे रोजगार रख दिया गया। तो छठा यहाँ पे इसमें जो पूछ रहा है ये छठा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना, इस शुरुआत जो है कब हुआ था। संसद ग्राम आदर्श योजना का शुरुआत जानते हैं क्या, जब मोदी सरकार जब वापस आए, मतलब कि एक तरह से 2014 में आई थी, उसी समय से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए उन्होंने हर एक जो है संसद को बोले थे कि आप जो है एक गांव को लीजिए, उस गांव का विकास कीजिए, मतलब इस तरह से विकास कीजिए कि गांव में हर एक चीज़ जो है हर एक सुविधा हो, ठीक है ना। तो हर एक जो है सांसद जो है एक गाँव को आदर्श रूप में बनाने का है, तो इसीलिए इसको सांसद आदर्श ग्राम योजना रखा गया। ये कब मतलब एक तरह से मतलब कि लागू किया गया, तो ये जो है लागू आपका हुआ था जिस समय मतलब कि जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है उसी दिन। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर 2014 को ये लागू किया गया था। मतलब उस समय से जो है हर एक सांसद एक न एक गाँव को क्या करते हैं, वो मतलब कि चुनते हैं और उसको जो है जितना विकास हो सकता है उसको करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, भारत में बजट प्रणाली का स्थापना जो है किसने किया था। तो देखिए स्थापना, बजट प्रणाली का स्थापना सबसे पहले जो था, अगर गवर्नर का बात आता है तो गवर्नर जो किया था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये जो है 1960 में, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग 1960 में सबसे पहले जो है बजट प्रणाली का स्थापना किया था। लेकिन यहाँ गवर्नर का बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर है ही नहीं। तो बोल रहा है कि भारत में किसने किया था, तो भारत में जो करने वाला था वो पहला जो जिसमें बजट पेश किया था उसमें कौन था, जेम्स विलियम, ठीक, जेम्स विलियमसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। लेकिन हमेशा गवर्नर याद रखिए, गवर्नर का ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो यहाँ 73 का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 74 में क्या बोल रहा है कि टेरिफ जो होता है, टेरिफ लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है। तो टेरिफ हमेशा जानिए कि जैसे ये इंडिया है तो इंडिया में जो बाहर से सामान आएगा, मतलब कि जो आयात होगा, आयात सामान पे क्या होता है, टेरिफ लगाता है सरकार ताकि उसको इनकम हो। तो यहाँ जो सामान मान लीजिए बाहर देश में 10 रुपया में, तो यहाँ पे भारत सरकार क्या करेगा, इसमें 2 रुपया का टेरिफ लगा देगा। तो अब सामान जब भारत के अंदर आया तो वो 12 रुपया तो मतलब एक तरह से मूल्य हो गया उसका। अब यहाँ का क्या करेगा, जो भी उद्योगपति है उसमें कुछ अपना जोड़ेगा कमाने के लिए, तो दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब टेरिफ लगाने पे क्या होता है, दाम बढ़ जाता है। इसीलिए देखते हैं बहुत बहुत गाड़ी में जो जितना महंगा महंगा गाड़ी होता है उसमें ज़्यादा मतलब टेरिफ लगता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सरकार का कमाई भी होता है और यहाँ पे उद्योग को बढ़ावा भी मिलता है। क्योंकि ज़्यादा जब दाम हो जाएगा तो उस चीज़ को खरीदेगा नहीं आदमी, तब क्या करेगा कि स्वदेशी चीज़ को खरीदेगा। तो इसके क्या होगा, देखिए यहाँ पे टेरिफ लगाया जाता है किस पे, आपका देखिए यहाँ बोल रहा है किसी देश से निर्यात पे, निर्यात पे नहीं, किसी देश द्वारा आयात पे, मतलब कि जब उस देश में आयात हो रहा है तब हो लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आयात पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, वोल्गा, वोल्गा नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है। तो वोल्गा नदी पहले जान लीजिए कहाँ पे है। ये वोल्गा नदी जो है यूरोप में पड़ती है, ठीक है। और यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है और ये गिरती कहाँ है, ये आपका ये देखिए यहाँ भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय में नहीं गिरती है, ये जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है ना। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है, क्योंकि कैस्पियन सागर आप जानते हैं कि इसमें जो तीन चार जो है देश उससे घिरा पड़ा है कैस्पियन सागर में, ठीक है ना, जिसमें कि रसिया भी पड़ता है। तो यहाँ पे कैस्पियन सागर में ये कहाँ पे गिरती है, वोल्गो रिवर कैस्पियन सागर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 76 में बोल रहा है क्या, किगाली किस देश का राजधानी है। तो किगाली देखिए किसका राजधानी है, तो किगाली आपको रवांडा का राजधानी है। रवांडा है कहीं पे, किगाली रवांडा का राजधानी। देखिए रवांडा का राजधानी किगाली है। युगांडा का राजधानी जो है कपाला है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेनेगल है ना, सेनेगल का राजधानी आपका डकार है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा भी एक तरह से अथी चलता है। और यहाँ पे मतलब कि आपका किसा पूछा है, किगाली, किगाली आपका रवांडा का हो गया, ठीक है ना, किगाली आपका रवांडा का। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित क्या बोल रहा है
एसबीआई का आपका नया अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अभी कौन बना है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है ना। इसके पहले कौन था? इसके पहले रवीश कुमार था, सॉरी रजनीश कुमार, ठीक है, रजनीश कुमार। इसके पहले रजनीश कुमार, और अभी कौन बना है? दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा, अभी नया बना है। तो 77 का हो गया सी। उसके बाद देखिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड जो है, मतलब कि जो क्रिकेट करवाता है, वो वर्ल्ड कप 2023 का वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो वो जो है इंडिया में होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 79 का, क्या है? वेलोड्रम। वेलोड्रम जो होता है किस खेल का खेल परिसर है? मतलब कि एक तरह से उस परिसर में खेला जाता है। तो वेलोड्रम किसका होता है? तो ये आपका साइकिलिंग का होता है, ठीक है। और घोड़सवारी का अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है आपका? एरिना होता है। ये अलग अलग मतलब खेला होता है। जैसे पोलो होता है तो पोलो का फील्ड होता है, ठीक है। अब इस तरह का तैराकी का तो अपना जानते हैं कि तैराकी का कोई ऐसा खास नहीं होता। तो ये जो है घोड़सवारी का पूछा जाता है, आपका साइकिलिंग का पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइकिलिंग, ठीक है। उसके बाद 80 का क्या बोल रहा है? 80 का बोल रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। देखिए सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा आप जानते हैं कि कहाँ पड़ता है? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल में, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो कह रहा है लूपी लेक दर्रा, लिपू लेक आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, जो गलत है। लिपू लेक कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, जो जिला दर्रा कश्मीर में पड़ता है। सब सही है। इसमें आंसर अगर पूछा जाएगा कौन सम्मिलित नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये बी, लिपू लेक दर्रा जो है वो कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है, लिपू लेक दर्रा। और देखिए यहाँ पे ये सिपकिला दर्रा का एक खासियत जान लीजिए। सिपकिला दर्रा क्या होता है? जो शिमला से हम लोग जाते हैं कहाँ पे? तिब्बत, तो इसी दर्रा से होके जाते हैं। दर्रा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ भी एक पहाड़ है, तो इसके बीच का जो रास्ता होगा ना, इसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। मतलब आने जाने के लिए पहाड़ पे तो आदमी चढ़ के नहीं जाएगा क्योंकि ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है। तो बीच का जो रास्ता होता है, सकरा रास्ता, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो इसी दर्रा को हम लोग मतलब कि सिपकिला, ये जो सिपकिला दर्रा है, इससे हम लोग क्या करते हैं? शिमला से तिब्बत जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है ना, क्योंकि बी में ही क्या है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है ये। उसके बाद जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए मैथ का क्वेश्चन, और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करते हैं। और जो भी क्वेश्चन देते हैं ना, उसका टेलीग्राम चैनल पे उसको पहले टेस्ट में लगाइए। टेस्ट में जितना भी नंबर आता है आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उससे पता चलते जाता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कि एक तरह से डिस्कशन हो रहा है, उससे कितना आपको इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए, इसी तरह का वीडियो हम डालते रहेंगे, ठीक है।